रोटेशनल मोशन में हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल प्लेन मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। सो एक रिजिड बॉडी जब एक प्लेन में मूव कर रहा है तो उसका जो जनरल प्लेन मोशन उसको हम ये मान के चल सकते हैं इट इज रिजल्टेंट ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन। और दो इंडिपेंडेंट मोशंस क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ द बॉडी विथ ए पॉइंट एंड रोटेशन ऑफ द बॉडी अबाउट द पॉइंट। और हम अपना कन्वीनियंस के लिए उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास लेते हैं। ऐसा कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, सेंटर ऑफ मास कन्वीनियंट। सो जनरल प्लेन मोशन जो है ट्रांसलेशन ऑफ द बॉडी विथ सीएम एंड रोटेशन ऑफ द बॉडी अबाउट सीएम। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन का अलग इक्वेशंस लिखते हैं, एफ ई एक्स टी इक्वल टू, अगर एक्सेलरेटेड मोशन है एफ ई एक्स टी इक्वल टू एम ए सी एम। इसी तरह रोटेटरी का अलग इक्वेशन लिखते हैं, टाउ सी एम इक्वल टू आई सी एम अल्फा। दोनों को सॉल्व करते हैं और जो क्वांटिटी निकालने के लिए कहा गया उसे निकाल देते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर केस, जनरल प्लेन मोशन का एक पर्टिकुलर केस जिसे कहते हैं रोलिंग। सो रोलिंग क्या है? एक पर्टिकुलर केस है जनरल प्लेन मोशन का। सो जनरल प्लेन मोशन मतलब दोनों मोशन है, ट्रांसलेशन विथ सीएम एंड रोटेशन अबाउट सीएम, जो हम ले रहे हैं। सो ये दोनों मोशन है। सपोज ये बॉडी रोल कर रहा है एक सरफेस के ऊपर। सो रोलिंग का डेफिनेशन है, एक बॉडी अगर एक सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है तो इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बॉडी का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैज जीरो वेलोसिटी रिलेटिव टू सरफेस। यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सरफेस दोनों का वेलोसिटी सेम है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सरफेस दोनों का वेलोसिटी सेम है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। तो रोलिंग जो है एक पर्टिकुलर केस है साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैज सेम वेलोसिटी एज सरफेस, या फिर ऐसा बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैज जीरो रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस ओवर विच बॉडी इज रोलिंग। तो दोनों का वेलोसिटी सेम। तो एक केस को लेते हैं, ये जनरल प्लेन मोशन है, ट्रांसलेशन विथ सीएम एंड रोटेशन अबाउट सीएम। अगर खाली ट्रांसलेशन होता तो सभी पॉइंट्स का सेम वेलोसिटी होता जितना सेंटर का है, सभी पॉइंट्स का सेम वेलोसिटी होता जितना सभी पॉइंट्स का। यहां भी एक पॉइंट लेंगे तो सेम सभी पॉइंट्स का, सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है। और खाली अगर रोटेशन लेते हैं, खाली अगर रोटेशन लेते हैं तो रोटेशन के लिए कोई भी पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल होता है और उसका वैल्यू ओमेगा आर होता है। तो इस पॉइंट के लिए टेंजेंशियल इधर होगा, ऐसा घूम रहा है, टेंजेंशियल इधर होगा, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी ओमेगा आर होगा। इस पॉइंट के लिए ऐसा घूम रहा है, इधर होगा, टेंजेंशियल मतलब 90 डिग्री में। इस पॉइंट के लिए टेंजेंशियल इधर होगा और इस पॉइंट के लिए टेंजेंशियल इधर होगा, इसका रेडियस अलग है। तो हर पॉइंट का जो नेट वेलोसिटी है दैट इज ड्यू टू वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशन विद सीएम एंड वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन अबाउट सीएम, इनका वेक्टर सम होगा। इस केस में दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। इस केस में 90 डिग्री है तो वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर होल स्क्वायर रूट ओवर हो जाएगा। इस केस में ओपोजिट है तो नेट वेलोसिटी जो है v माइनस ओमेगा आर हो जाएगा, दैट इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ सरफेस, राइट। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो वेलोसिटी है सरफेस का भी वही वेलोसिटी है। यही रोलिंग का डेफिनेशन। और रोलिंग को हम दो भागों में बांट देते हैं। आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे सरफेस रेस्ट में, नेक्स्ट क्लास में सरफेस का भी मोशन होगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। सो अगर सरफेस रेस्ट में, इफ सरफेस इज एट रेस्ट, अगर सरफेस रेस्ट में है यानी कि जीरो हो गया, सो v माइनस ओमेगा आर जो है जीरो हो गया, यानी कि v इक्वल टू ओमेगा आर।
तो एक बॉडी अगर एक सरफेस में रोल कर रहा है जो कि रेस्ट में है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है रोलिंग के समय। और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, v का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, ओमेगा का डेरिवेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा r, राइट। तो सरफेस अगर रेस्ट में है तो ये कंडीशंस है रोलिंग के लिए। सो रोलिंग के दौरान पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सरफेस इनके बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। सो जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा वो स्टैटिक रहेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है 0 से लेकर μs n तक वैरी करता है। तो रोलिंग के दौरान फ्रिक्शन जो है कुछ भी हो सकता है, इस 0 से लेकर μs n के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है, जस्ट टू एंश्योर रोलिंग। लेकिन अगर रोल नहीं कर रहा है, सपोज v ज्यादा है ओमेगा r से, सो लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी v ज्यादा है ओमेगा r से, तो लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी सामने की ओर हो गया, हेंस फ्रिक्शन पीछे की ओर होगा, और ये फ्रिक्शन जो है काइनेटिक होगा, म्यू k इंटू एन, ये डेफिनाइट है। उसी तरह ओमेगा r अगर ज्यादा हो गया v से, सो लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी पीछे की ओर हो गया, हेंस फ्रिक्शन आगे की ओर होगा, और ये कांस्टेंट रहेगा म्यू k इंटू एन। लेकिन रोल कर रहा है तो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, सो फ्रिक्शन स्टैटिक है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन डोंट डू एनी वर्क। वर्क तभी होता है जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव करता है। इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, सो फ्रिक्शन जो है स्टैटिक है, एंड स्टैटिक फोर्सेस डू 0 वर्क, सो वर्क नहीं हो रहा। सो अगर कोई और एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, सिर्फ यही एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स होने के बावजूद इसका वर्क 0, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, रोलिंग का मतलब होता है साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। सो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन विद cm प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन अबाउट cm। सो एक बॉडी अगर रोल कर रहा है विथ स्पीड v, इसका मतलब देर इज एंगुलर स्पीड आल्सो, और अगर सरफेस रेस्ट में है तो v इक्वल टू ओमेगा r। सपोज ये सॉलिड स्फीयर है, रोल कर रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन विद cm, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन अबाउट cm। सो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, रोटेटरी हाफ i ओमेगा स्क्वायर। सो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i, ये अगर सॉलिड स्फीयर है, i हो गया 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा क्या हो जाएगा? v/r। सो r कट जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 7/10 mv स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर अगर रोल कर रहा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी है 7/10 mv स्क्वायर। अगर स्फीयर नहीं है, सपोज ये डिस्क या फिर सिलेंडर, दोनों का सेम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो काइनेटिक ड्यू टू ट्रांसलेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा, रोटेशन में बदलाव आएगा क्योंकि आई बदल जाता है। हाफ आई जो है सिलेंडर या डिस्क के लिए mr²/2 ओमेगा स्क्वायर v²/r स्क्वायर। कितना हो गया ये? 4 एलसीएम चला जाएगा, 2 3/4 mv स्क्वायर। होलो स्फीयर अगर करता है, होलो स्फीयर, सो फर्स्ट पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, सेकेंड पार्ट 2/3 mr स्क्वायर v²/r स्क्वायर। सो 6 एलसीएम चला जाएगा, 3 + 2 5/6 mv स्क्वायर, राइट। सो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन।
सो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है रोलिंग के दौरान स्टैटिक होता है और स्टैटिक फोर्सेस डू जीरो वर्क, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। मान लेते हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन है जहां से एक बॉडी रोल कर रहा है थ्रू हाइट h, तो जब ये नीचे पहुंचेगा इसका स्पीड कितना होगा? तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, बिकॉज दो एक्सटर्नल फोर्स है बट वो वर्क नहीं कर रहा है, तो TM ही कांस्टेंट रहेगा। सो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सपोज ये स्पीयर रोल कर रहा, सॉलिड स्पीयर के लिए भी हम थोड़ा देर पहले निकाले थे, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 7/10 हाफ mv² प्लस हाफ आई हो गया 2/5 mr², हाफ आई ω², v²/r², कितना हो गया? 7/10। सो 7/10 mv², सो v निकल जाएगा 10gh/7√। यही अगर डिस्क या सिलेंडर रोल करता तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो डिस्क के लिए कितना हो जाता है? mr²/2, यानी कि 3/4 3/4 हो जाएगा, 3/4 mv², यानी कि v हो जाएगा 4gh/3√। राइट। सो TME हम कांस्टेंट ले सकते हैं बिकॉज फ्रिक्शन स्टैटिक है एंड इट डज जीरो वर्क। उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता है, आपने इसको रोल कराया विद स्पीड v, कितना हाइट तक जाएगा? जस्ट उल्टा इक्वेशन होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी दोनों वजह से होगा, अगर स्पीयर होगा 7/10 mv², सिलेंडर या फिर डिस्क होगा 3/4 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक सिलेंडर है, मान लेते हैं मास m, रेडियस r, एक रफ सरफेस में जहां पर म्यू बहुत हाई है और एक फोर्स एक्ट कर रहा है इसके ऊपर। फोर्स इज एक्टिंग थ्रू सेंटर और हमें पूछा गया कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और फ्रिक्शनल के फोर्स क्या होगा। फ्रिक्शनल फोर्स जो है, हालांकि म्यू दिया गया, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है 0 से लेकर म्यू n के बीच होता है। यहाँ नॉर्मल फोर्स mg है, फाइन, बट फ्रिक्शन म्यू mg नहीं होगा। इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 to म्यू n। तो इसीलिए फ्रिक्शन म्यू mg नहीं लिख के जस्ट फ्रिक्शन लिख देते। और ये रोलिंग केस है, रोलिंग मतलब दोनों मोशन है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। सो पहला इक्वेशन ट्रांसलेशन विथ cm, सो नेट फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरा इक्वेशन रोटेशन अबाउट cm। सो ये जो अप्लाइड फोर्स है सेंटर से जा रहा है, इसका टॉर्क 0 हो जाएगा बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। सो सिर्फ इसके चलते टॉर्क होगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। सो टाउ cm इक्वल टू ICM अल्फा, टाउ हो गया फ्रिक्शन इंटू r। ICM ये सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए mr²/2 अल्फा रोलिंग के वक्त, अगर सरफेस रेस्ट में तो अल्फा हो जाता है a/r। सो फ्रिक्शन हो गया ma/2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ऐड कर देते हैं, f हो जाता है 3ma/2, सो ये हो जाता है 2f/3m। और फ्रिक्शन कितना हो जाता है? फ्रिक्शन के लिए ये का वैल्यू डाल दीजिए, 2f/3m, 2 कट जाएगा, f/3। सो फ्रिक्शन को हमने म्यू n नहीं लिया क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो वेरी करेगा 0 से लेकर म्यू n। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंक्लाइंड प्लेन पे लेते हैं। ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये सॉलिड स्पीयर है, मान लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन है, ये सॉलिड स्पीयर है, राइट, मास m में, रेडियस r, और ये रोल कर रहा है। रोल तभी करेगा जब म्यू हाई रहेगा, क्योंकि रोटेशन जो है सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है।
तो इसका हमको इक्वेशंस लिखना है, ट्रांसलेटरी इक्वेशन लिखना है, रोटेटरी इक्वेशन। सो सिर्फ फोर्सेस अलोंग द लाइन ऑफ मोशन लेते हैं, लाइन ऑफ मोशन जो है अलोंग इंक्लाइन है, सो वही फोर्सेस लेते हैं। एक है mg sin थीटा और एक है फ्रिक्शन। सो पहले ट्रांसलेशन विथ cm, दैट इज mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma। नेक्स्ट रोटेशन अबाउट cm। सो mg sin थीटा के लिए कोई रोटेटरी मोशन नहीं होगा, वो सेंटर से पास हो रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से होगा। सो फ्रिक्शन इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। सो फ्रिक्शन इंटू आर, सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr², सरफेस रेस्ट में है, सो अल्फा हो गया a/r। सो फ्रिक्शन हो गया 2/5 ma। दोनों को ऐड कर दो। सो mg sin थीटा इक्वल टू 7/5 ma। सो ये निकल जाएगा 5g sin थीटा बाई 7। सो ए का वैल्यू यहाँ डाल दो, 5 कट जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा 2/7 mg sin थीटा, राइट। सो बॉडी नीचे आ रहा था तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर है। इनफैक्ट अगर बॉडी ऊपर भी जाता तब भी फ्रिक्शन ऊपर की ओर ही होता अगर रोल कर रहा है। वजह क्या है? अगर बॉडी ऊपर भी जा रहा तो फ्रिक्शन क्यों ऊपर की ओर होगा? क्योंकि फ्रिक्शन जो है ऑपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए, और ये जब रोल कर रहा है ऊपर की ओर, ऐसा रोल करते जा रहा है, राइट। तो ये फ्रिक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि वो इंश्योर करे कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से लीनियर एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ होना चाहिए, मतलब इस पॉइंट का नीचे की तरफ होना चाहिए। और बिकॉज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस हमेशा रेस्ट में होना चाहिए, तो अल्फा आर ऊपर की ओर होना चाहिए, और अल्फा आर वो तभी ऊपर की ओर होगा जब फ्रिक्शन ऊपर की ओर होगा। तो अनलाइक ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन ए सरफेस, जहाँ फ्रिक्शन, ब्लॉक जब नीचे की ओर जा रहा तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर, ब्लॉक जब ऊपर की ओर जा रहा फ्रिक्शन नीचे की ओर है, रोलिंग में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई और फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो चाहे आप ऊपर की ओर जाए ब्लॉक बॉडी या फिर नीचे की ओर जाए, फ्रिक्शन ऊपर की ओर एक्ट करेगा, राइट। सो ये दो इक्वेशन होते हैं, एक ट्रांसलेशन का इक्वेशन, एक रोटेशन का। सॉल्व कर सकते हैं आप, चाहे तो याद भी रख सकते हैं। इंक्लाइंड प्लेन में एक्सेलरेशन जो होता है g sin थीटा बाई 1 प्लस k²/r², याद रख सकते हैं। k जो है रेडियस ऑफ गायरेशन, बेटर होगा आप सीधा ये इसको याद रख लीजिए, k²/r²। वो क्या होता है? mr² के आगे में जो कोफिशिएंट रहता है, जो नंबर रहता है सॉलिड स्फीयर में 2/5 mr²। सो ये mr² का आगे में जो नंबर है वो होता है k²/r²। सो यहाँ डाल दीजिए g sin थीटा बाई 1 प्लस 2/5, सो 5g sin थीटा बाई 7। इसी तरह फ्रिक्शन को भी याद रख लीजिए। फ्रिक्शन होता है mg sin थीटा बाई 1 प्लस k²/r² इंटू k²/r²। इस केस में k²/r² कितना है? 2/5। k²/r² 2/5, 2/5 डाल दीजिए, इधर 2/5 इधर 2/5, 5 कट जाएगा, सो हो जाएगा 2 mg sin थीटा बाई 7। तो कन्वीनियंस के लिए आप याद रख सकते हैं। तो रोलिंग तभी संभव है जब फ्रिक्शन लार्ज होगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही रोटेशन करा रहा, बाकी mg जो है सेंटर से पास हो रहा। सो फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट नहीं रहेगा तो ये रोल नहीं करेगा। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है मान लेते हैं, और दिया गया है कि कम से कम म्यू कितना होना चाहिए ताकि ये रोल करे, और ये बॉडी दिया गया है सिलेंडर, तो कम से कम म्यू कितना होना चाहिए ताकि ये सिलेंडर रोल करे। सो लिमिटिंग वैल्यू की बात किया है तो फ्रिक्शन को लिमिटिंग ले लेंगे, μs इंटू n इक्वल टू फ्रिक्शन। सो इंक्लाइंड प्लेन में नॉर्मल फोर्स होता है mg cos थीटा, और फ्रिक्शन हम सीधा इस फार्मूला को यूज कर लेते हैं।
mg साइन थीटा, सिलेंडर है, सिलेंडर में I जो है हाफ mr² होता है, सो k²/r² जो है हाफ है, इधर भी हाफ आ गया, सो mg कैंसिल हो गया, μs हो गया tan थीटा 2 भी कैंसिल हो जाएगा, tan θ/3। सो कम से कम इतना होना चाहिए, ये या इससे ज़्यादा होगा तो बॉडी रोल करेगा, अदरवाइज नॉट। लोएस्ट पॉइंट का जो है विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस रिलेटिव मोशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए हेमिस्फेरिकल बाउल है, फिक्स्ड, इसका रेडियस r है, ये फिक्स्ड है, इसके अंदर में एक स्फेरिकल बॉल है जिसका सेंटर जो है, ये हेमिस्फेरिकल बाउल का सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे है और इसको छोड़ दिया गया, और क्वेश्चन में दिया गया है कि फ्रिक्शन सफिशिएंटली लार्ज है टू एंश्योर रोलिंग, और पूछा गया जब ये लोएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो ये सरफेस उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा, राइट। सो स्फेरिकल बॉल है, ऊपर से नीचे आ रहा है, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो सेंटर जो है कितना डिसेंड कर रहा है, ये सेंटर है, यहां से यहां तक रेडियस r है, इसका रेडियस, बॉल का रेडियस स्मॉल r है, तो ये जो हाइट है यहां तक का हाइट, सेंटर कितना डिसेंड किया, वो r-r, सो mg r-r इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस हाफ I ω²। स्फीयर है, स्फीयर के लिए हो जाता है 7/10 mv², सो यहाँ से v² निकल जाएगा, 10g r-r, m कैंसिल हो गया, 10g r-r/7। अब न्यूटन्स लॉ, फोर्स निकालने के लिए कहा गया तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे, और ये जो सेंटर है सर्कुलर पाथ में जा रहा है, सर्कुलर पाथ में फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इक्वल टू mv² रेडियस, और यहाँ रेडियस r-r है, सो फोर्स टुवर्ड्स सेंटर दैट इज n - mg इक्वल टू mv², 10g r-r/7 r-r, सो r-r कैंसिल हो गया, सो n निकल जाएगा 17 mg/7। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये फिक्स्ड स्फीयर है जिसका रेडियस r है, ये फिक्स्ड है, इसके ऊपर में एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस स्मॉल r है, जस्ट अबव सेंटर है, इसको स्लाइटली पुश किया गया, लेकिन फ्रिक्शन बहुत लार्ज है टू एंश्योर रोलिंग, और ये रोल करता है। तो हमें पूछा गया कितना एंगल सेंटर में विथ वर्टिकल लाइन डिस्क्राइब करेगा जब ये सरफेस को छोड़ देगा, व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द सरफेस, सरफेस को छोड़ के निकल जाएगा। सो पहले इंटरवल डिस्कशन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग है दोनों काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² प्लस हाफ I ω², स्फीयर है तो 7/10 mv² हो जाएगा, सेम कैंसिल हो गया, g h जो है ये रेडियस कैपिटल r है, ये स्मॉल r है, तो सेंटर का जो हाइट है r+r है, so h हो जाएगा r+r 1 - cos θ, यहाँ से यहाँ तक r+r है और यहाँ से यहाँ तक r+r cos θ इक्वल टू 7/10 v²। एक इक्वेशन ये निकला। दूसरा इक्वेशन, सेंटर सर्कुलर पाथ में जा रहा है, फोर्स टुवर्ड सेंटर amg है, amg है, फोर्स टुवर्ड सेंटर हो जाएगा mg cos θ - n।
सो फोर्स टूवर्ड्स सेंटर हो गया mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर. सो व्हेन ब्रेक्स ऑफ नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा. सो mg cos थीटा हो जाएगा m बाई आर. ये r जो है रेडियस ऑफ सेंटर जो कि r प्लस आर होगा. राइट. सो m v स्क्वायर यहां से लिख लेंगे r. सो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 10g r प्लस आर 1 माइनस कॉस थीटा. v स्क्वायर हो जाएगा 10g r प्लस आर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 7. सो r प्लस आर कट जाएगा, mg कट जाएगा. सो 7 कॉस थीटा इक्वल टू 10 माइनस 10 कॉस थीटा. सो कॉस थीटा हो जाएगा 10 बाई 17. सो थीटा कॉस इनवर्स 10 बाई 17. नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया. एक कारपेट है, कारपेट का मास m है, रेडियस r है, लेंथ l है. राइट. और इसको हमने एक इम्पल्स दे दिया, स्लाइट इम्पल्स दिया, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी, एकदम स्लाइट इम्पल्स दिया, जिसके चलते ये अनवाइंड करने लगता है, अपने आप को खुलने लगता है. जब इसका रेडियस ये कमने लगा, इसका रेडियस शुरू में r था, जब इसका रेडियस r/2 हो गया तो इसका स्पीड कितना होगा. राइट. तो कमा क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम गया. और ये जो पार्ट निकल रहा है उसका मोशन जीरो ले लेते हैं. ये रोल कर रहा है और जो कारपेट का जो पोर्शन निकल रहा है उसका स्पीड जीरो दिया है. तो जो अभी मूव कर रहा है उसका स्पीड क्या है, और क्वेश्चन में दिया है रोल कर रहा है. तो इक्वेशन क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. शुरू में सेंटर का हाइट r है, सो mgr. अभी मास भी कम गया, कितना हो गया मास होता है एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. अभी नया मास मान लेते हैं m प्राइम है, रेडियस कम हो गया, लेंथ सेम रहेगा. सो नया मास जो है m/4 हो गया. राइट. जब रेडियस r/2 हो गया तो ये जो मास है m/4 हो गया. सो m/4 g, और सेंटर का हाइट भी r नहीं है, r/2 है. सो ये है लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. वो सिलेंडर है, सिलेंडर का कितना होता है 3/4 mv स्क्वायर, 3/4 mv स्क्वायर. और मास कितना है, मास है m/4. सो यहां पर कितना आ गया 4 इंटू 2, 8 एलसीएम ले लीजिए, 8 माइनस 1 7 mgr/8. सो v कितना निकल गया 4 इंटू 2 14gr/3 रूट ओवर. हमने दो तरह का क्वेश्चन किया. जब पॉइंट डिस्कशन था तो फोर्स का क्वेश्चन, और सिंपली फोर्स नहीं लेके दोनों लेना पड़ेगा. ट्रांसलेशन के लिए F इक्वल टू m है, रोटेशन के लिए टाउ इक्वल टू I अल्फा. एक पॉइंट रहा. दूसरा, जब भी इंटरवल डिस्कशन किया, जब भी एक डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किए थे. राइट. तो जब रोल करता है दोनों मोशन होता है, डिफरेंट पॉइंट्स का डिफरेंट वेलोसिटी होता है. सपोज ये जो स्फीयर है रोल कर रहा है विथ स्पीड v. राइट. रोल v कर रहा है. हमें पूछा गया इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, इस पॉइंट का. तो रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी है, और एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी का ये रिलेशन है.
हालांकि नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया कि रोल कर रहा विद स्पीड v, इट्स अंडरस्टूड v इक्वल टू ओमेगा, और इस पॉइंट का ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी v है, रोटेशन की वजह से वेलोसिटी ओमेगा r, और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा, सो ये टोटल एंगल जो है 90 प्लस 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा। तो हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करके इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो ये ओमेगा आर भी v है, सो नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 2v कॉस 180 माइनस थीटा रूट ओवर, सो 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, 2v स्क्वायर कॉमन ले लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होता 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो कोई भी पॉइंट का वेलोसिटी, सरकमफेरेंस में कोई भी पॉइंट का वेलोसिटी, इसको यूज करके हम निकाल सकते हैं। लोएस्ट पॉइंट के लिए थीटा कितना हो जाता है 0, हमें मालूम है लोएस्ट पॉइंट 0 होगा, थीटा 0 हो जाता है 0। हाईएस्ट पॉइंट में v और ओमेगा सेम डायरेक्शन में, ये पॉइंट पर v और ओमेगा आर सेम डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी से पॉइंट ए है 2v हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा आर भी v है। इस पॉइंट का वेलोसिटी v इधर है, ओमेगा आर जो कि वो भी v है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, सो इस पॉइंट का वेलोसिटी √2v होगा। बाकी सभी पॉइंट्स का वेलोसिटी, कोई और पॉइंट यहाँ लेना है, ट्रांसलेशन के चलते v, रोटेशन के चलते ओमेगा आर, अगर थीटा मालूम होगा पैरेललोग्राम लॉ यूज करके निकाल सकते हैं, सभी पॉइंट का निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन काइनेमेटिक्स पे कर लेते हैं। सपोज ये एक बार घूम जाता है, तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, राइट ऐसा कुछ जाएगा, ये पॉइंट ऐसा कुछ जाएगा, ये पॉइंट कितना डिस्टेंस जाएगा। सो कोई भी पॉइंट का वेलोसिटी थोड़ा देर पहले हमने निकाला था 2v साइन थीटा बाई 2, वेलोसिटी क्या होता है ds बाई dt। तो s निकालने के लिए 2v साइन थीटा बाई 2 dt, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में जा रहा है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, सो थीटा जो है ओमेगा टी होता है, राइट, सो डी थीटा हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा डी टी, यानी कि डी टी हो जाएगा, यानी कि डी टी हो जाएगा। हम क्यों बदल रहे हैं, बिकॉज इसको इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सो या तो दोनों टाइम का फंक्शन हो या फिर दोनों थीटा का फंक्शन हो। जिसको आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसको यहाँ पर थीटा का साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये जो है डी थीटा होना चाहिए, और एल्स अगर ये डी टी कर रहे हो तो ये टाइम के टर्म्स में होना चाहिए, किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे लिए थीटा कन्वर्ट करना ईजी होगा, क्योंकि एक बार घूम गया मतलब इंटरवल जो है 0 से 2 पाई हो जाएगा। सो डी टी को इंटीग्रेशन डी थीटा बाई ओमेगा, सो 2v बाई ओमेगा, v बाई ओमेगा क्या होता है v इक्वल टू ओमेगा आर, सो v बाई ओमेगा आर होता है। साइन थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन, साइन थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा बाई 2 बाई 2, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा। सो ये हो गया 4 पाई 4r, 2 पाई डाल दीजिए, माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस 0, कॉस पाई माइनस 1 होता है, माइनस माइनस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, सो 8r। सो अगर एक बार रोल कर जाता है, एक कंप्लीट रोटेशन कर जाता, तो लोएस्ट पॉइंट जो कि ऐसा जाएगा, इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 8r होगा। तो हमने देखा जब लोएस्ट रोलिंग कर रहा है तो फ्रिक्शन जो है स्टैटिक है। मान लेते हैं कि रोलिंग नहीं कर रहा है, ये एक सॉलिड स्फीयर है और इसका स्पीड v है, रोल नहीं कर रहा, एंगुलर स्पीड 0, तो अब लोएस्ट पॉइंट का भी स्पीड v आ जाएगा।
यानी कि लोएस्ट पॉइंट का विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस फॉरवर्ड वेलोसिटी है, हेंस फ्रिक्शन पीछे की ओर एक्ट करेगा। तो हमें पूछा गया ये सॉलिड स्फीयर है, इनिशियली सिर्फ लीनियर वेलोसिटी है, बताइए जब ये रोल करना शुरू करेगा उसका स्पीड क्या होगा एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा तब तक, और कितने समय के बाद ये होगा। सपोज यहां पहुंचने के बाद, डिस्टेंस s पहुंचने के बाद ये रोल करना शुरू किया, और उस वक्त इसका लीनियर स्पीड v प्राइम है, एंगुलर स्पीड ओमेगा प्राइम है, और बिकॉज अब रोल करना शुरू किया v प्राइम इक्वल टू ओमेगा प्राइम r, राइट। अब एक ही फोर्स है, दो इक्वेशन लिखेंगे। पहले ट्रांसलेशन के लिए फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए, और बिकॉज ये अभी रोल नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन जो है काइनेटिक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला है म्यू इंटू एन, और एन जो है यहाँ पर एम जी है, सो म्यू के एम जी इक्वल टू एम ए, सो ये हो गया म्यू के जी, जिसके चलते वेलोसिटी कम होगा v माइनस ए टी, सो v माइनस म्यू के जी इंटू टी। सो फ्रिक्शन जो है ट्रांसलेशन को कम कर रहा है, लेकिन घुमा इस तरफ रहा है, रोटेशन को बढ़ा रहा है, अल्फा इस तरफ। सो फ्रिक्शन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू आई अल्फा, फ्रिक्शन हो गया म्यू के एम जी इंटू आर आई, ये सॉलिड स्फीयर है, आई हो गया 2/5 mr² अल्फा। अभी अल्फा इज नॉट a बाई आर, रोलिंग के वक्त अगर सरफेस रेस्ट में है तब अल्फा इज a बाई आर, यहाँ नहीं है। सो m कैंसल, r कैंसल, सो अल्फा हो गया 5 म्यू के जी बाई 2r। सो एंगुलर स्पीड, इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 प्लस अल्फा टी, सो 5 म्यू के जी बाई 2r इंटू टी, राइट। सो टाइम t के बाद रोल करना शुरू किया, और जब रोल करना शुरू किया v इक्वल टू ओमेगा आर, सो v इक्वल टू ओमेगा आर, दैट इज v माइनस म्यू जी टी इक्वल टू 5 म्यू के जी टी बाई 2r इंटू आर, आर कैंसिल हो जाएगा, सो v हो जाएगा 7 म्यू के जी टी बाई 2, सो यहाँ से टाइम निकल जाएगा। बाकी क्या पूछा गया, डिस्टेंस और वर्क डन बाय फ्रिक्शन। डिस्टेंस के लिए आप यूज कर लिए s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको यूज कर लीजिए, t निकल चुका है। और वर्क डन के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लीजिए, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो चेंज का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल कितना है, फाइनल रोलिंग कर रहा है, रोलिंग कर रहा है 7/10 mv²। सो टाइम है, टाइम डाल के पहले v निकाल लीजिए, यहाँ टाइम डाल देने से v निकल जाएगा, ये वाला डाल दीजिए, म्यू के जी कट जाता है, डाल दीजिए, कितना निकलता है v डैश इक्वल टू v माइनस म्यू के जी, टाइम ये वाला है 2v/7 म्यू के जी, सो म्यू के जी कट जाएगा 5v/7, ये वेलोसिटी हो जाता है। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली दोनों मोशन है, काइनेटिक 7/10, लेकिन इनिशियली सिर्फ ट्रांसलेटरी था हाफ mv²। सो v डैश का वैल्यू डाल दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये नेगेटिव आएगा, राइट। कभी कभी एक गलती हम करते हैं, क्या गलती करते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन को फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस ले लेते हैं, ये गलत होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर है। वर्क डन बाय एनी फोर्स इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सो फ्रिक्शन का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसका डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है, ये जो आपने निकाला एस इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करके जो एस निकाला, दैट इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, हेंस वो गलत हो जाएगा। सो ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट पे चले जाइए, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस पे चले जाइए। रोलिंग करते वक्त डिफरेंट पॉइंट का वेलोसिटी का हमने बात किया, एक क्वेश्चन एक्सेलरेशन पर भी ले लेते हैं। सपोज ये सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है, एट एनी इंस्टेंट इसका स्पीड v है,
और इसका सेंटर का एक्सेलरेशन ए है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहा है। हमें 3 पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा गया, ए, बी और सी, राइट। सो पहले ट्रांसलेशन विथ सीएम। सो सेंटर का एक्सेलरेशन अगर ए है तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन ए होगा, राइट। और नेक्स्ट रोटेटिंग अबाउट सीएम। सो रोटेटिंग अबाउट सीएम, सो अगर जब घूमता है तो एक्सेलरेशन का 2 कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट जो है चेंज इन डायरेक्शन की वजह से सेंटर की तरफ होता है, यहां पर सेंटर इस तरफ होगा, यहां पर सेंटर इस तरफ होगा। और एक चेंज इन स्पीड की वजह से होता है जो कि अलोंग टेंजेंट होता है, जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर। सो नेट एक्सेलरेशन किसी पॉइंट का इनका वेक्टर सम होगा, और ये रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यानी कि ये सरफेस अगर रेस्ट में है तो ए इक्वल टू अल्फा आर हो गया। सो ए इक्वल टू अल्फा आर, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हो गया, ए और अल्फा आर सेम डायरेक्शन में है, से अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये नीचे की ओर है, नॉर्मल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर। सो ए इक्वल टू अल्फा आर है, ये 2a हो जाएगा। नेक्स्ट बी का एक्सेलरेशन, ए और ए ऑपोजिट है, ए सामने की ओर है, नॉर्मल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर पीछे की ओर है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि अल्फा आर है, एंड अल्फा आर इज सेम एज ए नीचे की ओर है, माइनस हो जाएगा। और सी का एक्सेलरेशन, ए और अल्फा आर ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अल्फा आर भी ए है, ए कैंसिल हो गया, सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। तो डिफरेंट पॉइंट्स का एक्सेलरेशन। तो आज हम रोलिंग का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे जहां पर सरफेस रेस्ट में था। सो नेक्स्ट क्लास में सरफेस को भी मोशन में लेंगे।